हाँ, आज हम पढ़ लें। हमारा जो टॉपिक है वो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक वो होता है जो सेडेशन वगैरह नहीं करा देता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं कराते। और ये किस कंडीशन में हम ये नॉन नार्कोटिक ड्रग यूज करते हैं? जब पेशेंट को माइल्ड पेन हो रहा हो, एक्यूट पेन में हम ये देते हैं। इसका जो हमारे पास एक कैटेगरी आ जाती है इस नॉन नार्कोटिक ड्रग में, फर्स्ट कैटेगरी जो सबसे ज्यादा यूज होती है, इसका नाम है एनसेड, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। बेसिकली तौर पे इस मेडिकेशन का बनना या डिस्कवरी या इन्वेंशन इस कंडीशन में हुई थी जब पेशेंट को क्या था, जब फार्माकोलॉजिस्ट ने ये देखा कि जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो बंदों को या पेशेंट को क्या होता है, दर्द होता है। तो उन लोगों ने ये सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, जब भी हम क्या करें, ऐसे मेडिकेशन इन्वेंट करें, ऐसे मेडिकेशन क्रिएट करें, ऐसे मेडिकेशन बनाए जो क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेंगे। तो ऑटोमेटिकली तौर पे जब स्वेलिंग को कम किया जाए तो पेन क्या होगा, ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। तो उस ड्रग का नाम है एनसेड। तो एनसेड इज नॉट बेसिकली द पेन किलर, इट्स द एंटी इन्फ्लेमेशन, मीन इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना। हमारे पास बेसिकली तो पे जो एनसेड ड्रग है इसकी 3 क्लासिफिकेशन है। कोक्स 1 इनहिबिटर है, सेलेक्टिव कोक्स 1 इनहिबिटर, नॉन सेलेक्टिव कोक्स 1 इनहिबिटर, कोक्स इनहिबिटर, और तीसरा है सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर। जो कोक्स हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगरी है वो सिर्फ कोक्स 1 पे काम करता है, जबकि दूसरी कैटेगरी है वो कोक्स 1 को भी इनहिबिट करते हैं, कोक्स 2 को भी इनहिबिट करते हैं। तीसरा कैटेगरी वो सिर्फ कोक्स 2 को इनहिबिट करते हैं। लेकिन इस मेडिकेशन से पहले हम पढ़ते हैं कि ये कोक्स का कंसेप्ट क्या है। जब भी कोई इंजरी हो जाए, जब भी कोई कट लग जाए तो फिर क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर टिश्यू, द पेशेंट टिश्यू, जब फॉर एग्जांपल ये इंजरी हो गई, इस इंजरी की वजह से इसका जो सेल होता है वो क्या करता है, खास किस्म के हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लिपो ऑक्सीजनेज एंजाइम। ये कब रिलीज होते हैं, जब कट लगता है या इंजरी हो जाए। आफ्टर द इंजरी व्हेन द पेशेंट tissue will release what lipoxygenase enzyme, what the lipoxygenase enzyme will do, वो क्या करे, आपके जो सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड है, ये लिपोऑक्सीजिनेज एंजाइम क्या करता है, फास्फोलिपिड को किस में कन्वर्ट करता है, फास्फोलिपिड को कन्वर्ट करता है एरोकोडोनिक एसिड में। किस में, एरोकोडोनिक एसिड। व्हाट, और यही एरोकोडोनिक एसिड फिर 2 क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, एक होता है 5 लॉक्स और दूसरा होता है कोक्स। व्हाट इज 5 लॉक्स? लॉक्स का मतलब होता है 5 लिपो ऑक्सीजनेज एंजाइम, जबकि कोक्स का मतलब साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम। ये साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम अगेन 2 क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोक्स 1, दूसरा कौन सा होता है, कोक्स 2। फिर हमारे पास जो कोक्स 1 है और कोक्स 2 है, हमारे पास लिपो ऑक्सीजनेज है, दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लिकोट्रीन में। लिकोट्रीन D4, E4, C4, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ये कोक्स जो है, कोक्स 1 जो है आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 में और PGE2 में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन A2। इसी तरह कोक्स 2 जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, PGI2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस PGI2 जो है वो क्या कराता है, वेजोडाइलेशन कराता है। क्या कराता है, वेजोडाइलेशन कराता है। इसके अलावा ये फीवर कराता है और ये इसके अलावा ये पेन कराता है। हम ये बोलते हैं जब पेशेंट को कट लगता है, पेन क्यों होता है, पेन इसलिए होता है कि यही जो है एरोकोडोनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है कोक्स में, और यही कोक्स जो है जब कोक्स 2 में कन्वर्ट हो जाता है, जब फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन I2 बन जाता है तो वहां पर वेजोडाइलेशन होती है। इस वेजोडाइलेशन की वजह से वहां पर क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इस इन्फ्लेमेशन के साथ साथ पेशेंट को फिर फीवर और दर्द आना शुरू हो जाता है। सही है, हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास PGI2 का प्रोडक्शन कहां से होता है, आफ्टर द टिश्यू इंजरी, आफ्टर दिस पाथवे द प्रोडक्शन ऑफ PGI2 विल बी पॉसिबल। सही है, ये क्या होता है हमारे पास, ये जो है कोक्स 2 जो है ये क्या होता है, पैथोलॉजिकल होता है। इसके एक्टिवेशन क्या होता है, पैथोलॉजिकल होता है। कोक्स 1 के एक्टिवेशन क्या होता है, फिजियोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है नॉर्मल फंक्शन को बरकरार रखने के लिए इसका होना लाजिम है। फॉर एग्जांपल आपका जो स्टमक एसिडिटी है, इसको बरकरार रखने में कौन रिस्पांसिबल, यही कोक्स 1, क्योंकि हमारे पास कोक्स 1 जो है कहां-कहां पर पाए जाते हैं, हमारे पास स्टमक में पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है,
बाइकार्ब लेवल को बढ़ाना, क्या होता है, बाइकार्ब लेवल को बढ़ाना और पीएच को कम करना, ये काम होता है। जब भी पीएच और बाइकार्ब लेवल बरकरार रहेगा तो चांसेस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कोलोसिस के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा। पेशेंट का जो हेल्दी कंडीशन है वो क्या होंगे, बरकरार रहेगी। सही। इसी तरह थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है वो बन जाता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 का क्या होता है, क्या मतलब है, प्लेटलेट सेग्रीगेशन को बढ़ाता है। जब भी प्लेटलेट सेग्रीगेशन बढ़ते हैं तो वहां पर चांसेस ऑफ ब्लीडिंग की चांसेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इंजरी की वजह से क्या हो जाता है, ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। तो हम बोलते हैं कि जब भी कट लगता है आपका जो ब्लीडिंग को कंट्रोल कौन करता है, इसी तरह जब ये फिजियोलॉजिकल, हमने फिजियोलॉजिकल का मतलब फंक्शनल को बरकरार रखना, नॉर्मल फंक्शन को। जब COX-1 किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बोक्सिन A2। यही थ्रोम्बोक्सिन A2 किसको एक्टिवेट कर, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। लेकिन पहले पूछना है, समझना है कि व्हाट इज प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, किसे कहते हैं। हमारे पास एक कांसेप्ट है, सबसे पहले होता है प्लेटलेट्स एडहीजन। प्लेटलेट्स एडहीजन का मतलब ये होता है जब कहीं पर कट लग जाए, वहां पर आपने देखा होगा कि हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। क्या होते हैं, जब भी कट लगता है तो हमारे प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में आते हैं। और यही एक्टिव फॉर्म में आके वो कट वाली जगह पे अपने आप को बिठा लेते हैं। कट एरिया पे जब प्लेटलेट्स अपने आप को सेटअप कर ले, अटैच कर ले, इसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स एडहीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स एडहीजन। प्लेटलेट्स एडहीजन। फॉर एग्जांपल ये कट लग गया और ये इनएक्टिव में था, सो रहा था ये प्लेटलेट्स, लेकिन जब कट लगे इसके बाद ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट होने की वजह से अपने आप को यहाँ पर अटैच कर लिया। दिस इज नोन एज प्लेटलेट्स एडहीजन। हमने क्या किया, थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 के क्या हुआ, थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या कराता है, प्लेटलेट्स, दूसरा प्लेटलेट्स यहाँ पर आएगा और ये इसी के साथ साथ दूसरा प्लेटलेट्स अटैच हो गए। दिस इज नोन एज प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। क्या, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। हम बोलते हैं एस्पिरिन देने की वजह, एस्पिरिन का काम क्या होता है, एंटी प्लेटलेट सेग्रीगेशन। कैसे करते हैं, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स के साथ नहीं मिलाते हैं, एस्पिरिन का काम यही होता है। एस्पिरिन का काम क्या होता है, एंटी प्लेटलेट सेग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट्स के मिलने को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट सेग्रीगेशन। व्हाट इज प्लेटलेट्स एडहीजन, व्हेन द प्लेटलेट्स अटैच टू द इंजर्ड एरिया को हम क्या कहते हैं, जब प्लेटलेट्स अटैच हो जाए कट एरिया पर, इसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स एडहीजन। तो ये क्या होगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करते हैं, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को बढ़ाते हैं। जब प्लेटलेट्स एग्रीगेशन बढ़ेगा तो चांसेस ऑफ ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, क्लोटिंग फैक्टर बढ़ जाएगा और चांसेस ऑफ ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन पैथोलॉजिकल ये होता है, हमको पेन क्यों होता है, तो PGI2 का प्रोडक्शन ये होता है। ड्यू टू द कट सिस्टम एरोकोडोनिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू कोक्स and this COX will convert into the COX-1 and COX-2 due to the activation or the formation of COX-2. This will convert into the PGI2. What the PGI2 will do, it will lead to vasodilation. Due to the vasodilation and the injured area there will be inflammation will be occur. वहां पर क्या हो जाता है, inflammation हो जाती है, vasodilation। vasodilation किसकी वजह से, जब blood flow बढ़ेगा तो inflammation बढ़ेगी या नहीं। इसी तरह वहां पर फीवर भी होगा आपको और वहां पर क्या होगा, दर्द होगा। लेकिन हम जब एंसेंट ड्रग देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं COX-1 इनहिबिटर देता हूं, केटोलिक देता हूं या एंडोमेथासिन देता हूं या एस्पिरिन देता हूं या केटोट्रोपिन देता हूं, तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं COX-1 को इनहिबिट करता हूं, यहां से मैंने इसको क्या किया, इनहिबिट कर दिया। जब इसको मैंने इनहिबिट कर दिया COX-1 इनहिबिटर, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 मिलेगी, बनेगी नहीं बनेगी, PGI2 बनेगी नहीं मिलेगी। इसी तरह जब हम कोक्स को जब इनहिबिट करते हैं तो पेशेंट का पेन तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, इस मेडिकेशन की वजह से चांसेस ऑफ ब्लीडिंग बढ़ेगी या नहीं, कैसे बढ़ेगी, क्योंकि हमारा थ्रोम्बोक्सिन A2 जब इनएक्टिव फॉर्म में होगा तो चांसेस ऑफ प्लेटलेट सेग्रीगेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो चांसेस, तो हमारे पास एंसेंट ड्रग की वजह से देने की वजह से चांसेस ऑफ स्टमक अल्सरेशन की चांसेस क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं हमारे पास जैसे COX इनहिबिटर नॉन सेलेक्टिव मीन ये इस पे भी काम करते हैं, COX-2 पे भी काम करते हैं। जब ये ड्रग देता हूं, आइबुप्रोफेन देता हूं, पायरोक्सिकेन देता हूं, नेफ्रोक्सिन देता हूं, कभी दिया या नहीं, तो ये कैसे पेन को कंट्रोल कर जाता है। ये दोनों को मैंने इनहिबिट कर दिया तो थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगी, PGI2 नहीं बनेगी। हमने फिजियोलॉजिकल को भी कंट्रोल कर दिया और पैथोलॉजिकल भी, यानी PGI2 नहीं बनेगी तो वेसोडाइलेशन नहीं होगा, फीवर होगा नहीं होगा, पेन होगा नहीं होगा। लेकिन इसके साइड इफेक्ट हम पढ़ेंगे किस तरह पलटे हैं।
तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, फिर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाद में पढ़ेंगे। सेलेक्टिव कोक्सोन इनहिबिटर कितने हैं? केटोलिक है, एंडोमिथासिन है, एस्पिरिन है, केटोप्रोफिन है। नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर का मतलब ये कोक्स-1 को भी इनहिबिट करता है और कोक्स-2 को भी इनहिबिट करता है। इसमें हमारे पास कौन-कौन से? नेफ्रोक्सिन, आइब्रोफिन, पायरोक्सिकेन। सही है? सिर्फ इस पे काम करते हैं, पैथोलॉजिकल को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह हमारे पास नॉन सेलेक्टिव कोक्स-2 इनहिबिटर सिर्फ इस पे काम करते हैं। ये वाला जो है ये दोनों पे काम, इसको भी इनहिबिट करते हैं, पैथोलॉजिकल को भी, फिजियोलॉजिकल को भी। ये सिर्फ पैथोलॉजिकल को कंट्रोल करते हैं। कौन से? डाइक्लोफिनेक, सेलेकोक्सिब, मेलाकोक्सिब। ये सिर्फ इस पे काम करते हैं, यानी PGI2 की प्रोडक्शन को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन, फी और अफेन क्या हो जाता है? कंट्रोल हो जाता है। अभी हम पढ़ते हैं वो कैसे काम करते हैं। तकरीबन थोड़ा बहुत मैंने बता दिया कि कोक्स-1 इनहिबिटर में कौन से ड्रग आते हैं, ये आते हैं। नॉन सेलेक्टिव में जो दोनों पे काम करते हैं। अभी यहाँ पर 5 लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम कौन सा होता है? लिपोट्रीन। ये देखो D4, E4, C4 ये कब बन जाते हैं? पेशेंट को पॉलीट्रोमा हो जाए, पेशेंट RTA हो जाए। आपने देखोगे ट्रोट्रिपिक एक्सीडेंट जिस पेशेंट को हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद इस पेशेंट का अस्थमेटिक लाइक, सियोपेटिक लाइक और निमोनिया लाइक सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी रीजन ये होता है कि ड्यू टू द सीवियर इंजरी की वजह से इसके टिश्यू क्या बनना शुरू हो जाता है? लिकोट्रीन D4, E4, C4 जो क्या कहते हैं? क्रोनिक ब्रोंकोस्पासिटी कराते हैं। क्या ये ब्रोंकोस्पासिटी कराते हैं? जब ब्रोंकोस्पासिटी होगी तो फिर क्या होगा? आपकी लंग्स क्या हो जाएगी? स्पाज्म होगी। इसकी स्पासिटी की वजह से द पेशेंट विल शो द अस्थमेटिक लाइक